नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम बजट में भेदभाव के आरोपों को लेकर जो सियासी टकराव है उस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बजट में संघीय ढांचे की अनदेखी की गई, राज्यों के साथ भेदभाव हुआ। विपक्ष इस बात पर नाराज है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर ज्यादातर राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। अब संसद में भीतर से लेकर बाहर तक विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फैसला लिया है कि 27 जुलाई को नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उसका कांग्रेस पार्टी के सीएम बहिष्कार करेंगे। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई राज्यों के साथ बजट में भेदभाव है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। बजट 2024 मोदी सरकार वर्सेस विपक्ष की नई रणभूमि है। सारे संग्राम की धुरी है भेदभाव का आरोप। ये आरोप कि सरकार ने बजट को बिहार आंध्र के लिए समर्पित कर दिया ताकि सरकार चलाने के लिए समर्थन मिलता रहे, बाकी राज्यों को असहाय छोड़ दिया। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India don't go to these states? They go as per a routine. बीते दिन बजट आने के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तो ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत ने तलवारें निकाल ली कि सारा का सारा पैसा बिहार आंध्र प्रदेश पर उड़ेल दिया। और तो और बिहार वाली विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी विरोध किया। वो कह रहे हैं कुछ नहीं, झुनझुना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। उपरंतु बंगाल को वंचित किया है। 26,000 करोड़ दिया गया। आप कहते हैं किसान की आय दोगुनी होगी। यूपी का बजट देख लिया, यूपी का बजट भी आएगा, दिल्ली का बजट भी देख लिया। आपने कोई मंडी नहीं बनाई, आपने स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप कर दी उत्तर प्रदेश की। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से कई नेता मंत्री बजट को लेकर उत्साहित थे और गठबंधन के साथ ही गदगद। अभी दिए हैं नरेंद्र मोदी ही ये पैकेज, बिहार का विकास होगा। राबड़ी जी, अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, इसलिए तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिए। युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। जिस तरह से हमने चुनाव में एनडीए की सरकार राज्य में और केंद्र में भी बनाया, हमारी सोच यही थी कि केंद्र सरकार से इस तरह की मदद हमें मिलना चाहिए। उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वो एश्योरेंस को पूरी तरह से उन्होंने निभाया। जंग सिर्फ संसद में विरोध और सदन में हंगामे पर नहीं रुका है। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया है कि उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में जाएंगी। बीजेपी कह रही है बहिष्कार इनकी फितरत में शामिल हो गया है। Where is Niti? Niti has gone. Justice has gone. No money for Karnataka.
There is no nyaya here. नए संसद का उद्घाटन हुआ, बॉयकॉट किया, प्रधानमंत्री के भाषण का बॉयकॉट किया। मैंने क्या, मैं सब गिनाऊं क्या कितना बॉयकॉट करते हैं लोग? शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया तो एक बॉयकॉट और सही। जिस तरह का पक्षपात हो रहा है राज्यों में जहां शासन नहीं है सत्ताधारी गुट का, वहां पर भेदभाव किया गया है और मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 राज्यों तक सारा साधन देना ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। वो वहाँ के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं? और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है। They ask our statement before attending the meeting. So whatever is pending earlier, we are sending that draft to them. बजट पर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ऐसा लगता है दूर तक जाएगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के, मलूक नागर महासचिव आरएलडी के। सुधांशु जी, विपक्ष का एक सुर में यह आरोप है कि ये कुर्सी बचाओ वाला बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है, वरना इतनी मेहरबानी और मानसून में इतनी मूसलाधार बारिश जो आपने कर दी है इस बार बिहार पर और आंध्र प्रदेश पर, वो अब तक तो 10 सालों में की नहीं थी। तो ये 240 सीटों वाला जो बजट है उस पर विपक्ष का आरोप है कि भेदभाव कर रहे हैं आप, संघीय ढांचे के खिलाफ खिलवाड़ है ये। देखिए, चुनाव के दौरान भ्रम और भय की राजनीति करने वाले विपक्ष को जब कोई सफलता नहीं मिली और अंततः चुनाव परिणामों में वो तीसरे प्रयास में भी कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट नहीं टच कर पाई, तो उसके बाद का ये खंबा नोचो अभियान चल रहा है उनका। जो हर चीज के ऊपर बवाल करना, आपने ध्यान दिया हो पिछले सत्र में हम लोगों ने इनको पूरा बोलने दिया और इन लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण में पूरे टाइम या तो नारेबाजी की लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ समय नारेबाजी करके वॉकआउट कर गए। ये एक चीज बताएं जिसके की बारे में कोई तथ्यात्मक बात करने को तैयार हो। फैक्ट तो यह है कि सदन के पटल के ऊपर ये पूरी तरह रणछोड़ हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि रण में टिकने की इनके पास सामर्थ्य नहीं है। मैं एक सिर्फ फैक्ट बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि इस राज्य को उतना, अकेले महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट को, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, कितना दिया गया? 76,000 करोड़, जिससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार को पैकेज है 58,500 करोड़ और 76,000 करोड़ दिया जा चुका। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि पटना में तो इनके लोग कह रहे हैं कि झुंझुना दिया गया है और यहां पर आकर घंटा घनघना रहे हैं कि बहुत दिया गया है। तो पहले यह तो तय कर लो मेरे भाई कि पटना में सच बोल रहे हो या दिल्ली में सच बोल रहे हो या दोनों ही जगह झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पटना में कुछ और सच है और दिल्ली में कुछ और सच है। और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि पूरे उत्तर भारत में बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है? और जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, सबसे नया राज्य कौन है बने हुए में जिसके पास अभी अपनी राजधानी भी नहीं है? ये जवाब देके जाएं। आंध्री तो है, और कैसे बना था तेलंगाना आंध्र का विभाजन वो भी सबको पता है, कैसे सारे डोर क्लोज करके जबरदस्ती वो पारित कराया गया था। तो जो भी दिया है सरकार ने ईमानदारी से आवश्यकता के अनुरूप दिया है। परंतु इनके साथ समस्या ये है कि ये विघ्न संतोषी लोग हैं। वो हमेशा, जिसे कहते हैं, वो शादी में जो फूफा होते हैं जो मुंह फुला के बैठे होते हैं, वो ये सदैव इनके अंदर है। और ये कोई आज की बात नहीं, मैं अभी तो भविष्यवाणी करे दे रहा हूं। अभी आप देखिएगा कोई दूसरा विषय आएगा उस पर भी यही कहेंगे। और अगला सत्र जिसमें अभी एजेंडा भी नहीं तय है, ये नोट कर लीजिएगा, जब संसद का शीतकालीन सत्र आएगा तो ऐसे ही इनके मुंह फूले हुए
और इसी प्रकार के इनके लटके झटके तेवर और उच्छृंखलता उद्दंडता दिखाई पड़ेगी। ठीक है आलोक जी, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग शादी में रूठे हुए फूफा जी की तरह हो गए हैं। प्रश्न ये है कि आपके इंडिया गठबंधन की साथी राबड़ी देवी कहती हैं कि झुंझुना है जो बिहार को दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि उनकी थाली में आपने पकोड़े और जलेबी डाल दिया। तो आप तय करके बताएं कि पकोड़े जलेबी है या झुंझुना है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं, राहुल जी ने भी ट्वीट किया कि कट पेस्ट बजट है, हमारे घोषणा पत्र से सब उठा लिया। तो क्या आपके घोषणा पत्र में गलत चीजें थी जो इन्होंने उठाकर कट पेस्ट कर दिया? दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले हमारे जो घोषणा पत्र में था अंजना जी, उसको कट पेस्ट तो किया लेकिन कैलकुलेशन सारी गलत कर दी। इसलिए वो तमाम योजनाएं जो इंटर्नशिप की हैं और जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गलत फिक्स किया। इसलिए कट एंड पेस्ट तो किया, नकल तो की पर अकल नहीं लगाई। पहली चीज का उत्तर। अब दूसरे पे आता हूं, किसके मुंह फूले हुए। अभी जब सेशन शुरू हुआ, सोमवार को सत्र जब शुरू हुआ, तो मोदी जी की जो भाषा थी और मोदी जी के जो वक्तव्य थे और मोदी जी की जो चेहरे की हाव भाव भंगिमा थी, वो पूरा देश ने देखी और पूरे सोशल मीडिया पर चली। तो कौन फूफा है और कौन फूफा की तरह नाराज है, पिछले सत्र का रोना कौन रो रहा था, वो भी पूरे देश ने देखा। अब बात आती है डर और भय का जो चुनाव हमने लड़ा। अरे भाई, डर और भय का चुनाव तो मोदी जी ने लड़वाया पूरे देश को, और हमेशा से लड़वाते हैं। हिंदू मुसलमान करके और आपकी भैंस खोल ले जाएंगे और यहां तक के हिंदुओं के मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। अरे भाई, इतना अभद्र डर जो है, डर में भी अभद्रता थी, वो मोदी जी ने डर दिया। हमने कोई डर और भय की बात नहीं की। माननीय राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन ही कहा कि शिव जी की मूर्ति है और डरना नहीं है और डराना नहीं है। यही शिव और भगवान और तमाम जो धर्म है उनकी शिक्षा है। तो किसने डराया और किसने देखा, वो तो पूरे देश ने देखा। खंबा नोचो, और बिल्कुल खंबा नोच रही है पूरी सरकार ने। जिस तरह से आज पूरे देश को बजट के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से पूरी तरह से जो बोझ डाला है, वो पूरा देश देख रहा है। नया राज्य बना है, ये नया राज्य आज ही बनाओगे? ये 10 साल से तो नया राज्य था ही नहीं सुधांशु भाई, ये तो आज ही नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश। 10 साल से क्योंकि 303 थे तो बुलडोजर चल रहे थे, आज 240 पे आ गए हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट आवश्यकता के अनुरूप आया हुआ बजट है। आवश्यकता है कुर्सी को बचाने की, आवश्यकता है सरकार को बचाने की। आपके मुंह से बिल्कुल भगवान ने सत्य निकलवाया है कि ये आवश्यकता के अनुरूप ही बजट आया है। हम तो पूछना चाहते, मोदी जी ने बड़ी बाहें फैला फैला के कहा था 100 दिन का एक्शन प्लान हमारा तैयार हो गया है। भाइयों बहनों मित्रों, बस मुझे जिता दो एक बार, तीसरी बार। वो 100 दिन का एक्शन प्लान इस शब्द में कहीं बजट में कहीं दिखाई दिया? आप तो सांसद हैं। कोई 100 दिन का एक्शन प्लान, कोई 100 दिन का एजेंडा, कोई 100 दिन की प्लानिंग, कोई 100 दिन का एग्जीक्यूशन, कहीं पर कोई 100 दिन का दिखाई दिया? जब वोट मांगनी होती है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। और अब बैसाखियों की सरकार आ गई तो बैसाखियों को मजबूत करना चाहिए। बैसाखियों को जोड़ते रहेंगे, कील ठोकते रहेंगे, उसमें बैसाखियों पर टेप लगाते रहेंगे। यूपी ने क्या नुकसान किया था भाई? सेंसस के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं बजट में। जो राज्य ज्यादा पॉपुलेटेड है, क्या उनको सेंसस के अकॉर्डिंग अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? और आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो अब जो है ना, पूरी तरह से जो भी लोग हैं ये मुंह फुला के रहेंगे और आज अगले सत्र में भी ऐसा ही करेंगे। इसका मतलब आप लोगों ने एजेंडा तय कर लिया है। अरे भाई, आपने हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का तमाम बजट घटा दिए, नॉर्थ ईस्ट का बजट घटा दिया। आपने केवल अपने जो राज्य थे जिनको संभाल कर रखना था उनको बजट दे दिया। 10 साल में दिखाई नहीं दिया आपको कि आंध्रा पिछड़ा हुआ है और बिहार पिछड़ा हुआ है? 10 साल में एक भी विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? लेकिन अभी भी क्या होगा भविष्य भगवान जाने। मोदी जी तो बिहार में भी कह के आए थे 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। क्या दिया भाई? इस बजट में पिछले 5 लाल किले के भाषण सुन लीजिए। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल में। वो 5 साल पूरे ही नहीं हो रहे। वो 5 साल कब आएंगे देश को पता ही नहीं चल रहा। पूरे तोड़ के रख दिया। टीम इंडिया की बात करते हो और पूरी तरह से। मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी बोलिए। जो महाराष्ट्र की पोर्ट की बात कही, पोर्ट को इसलिए पैसा दिया कि सारे के सारे पोर्ट किसके पास जा रहे हैं? मोदी जी के मित्र के पास। टैक्स पेयर्स का, आपका, हमारा पैसा जेब से लगता है, हमारे पूर्वजों का पैसा लगा। एयरपोर्ट और पोर्ट सारे के सारे पौने भाव में जिस तरह से अपने मित्रों को दिए गए, तो
तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट और पोर्ट पर तो पैसा लगेगा। सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट, कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं आलोक जी। ये तेलंगाना की सरकार ने मित्रता में दिया है कि शत्रुता में दिया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ रुपए का मित्रता में दिया था कि शत्रुता में दिया था? राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का पावर का प्रोजेक्ट और सैकड़ों एकड़ जमीन मित्रता में दी थी या शत्रुता में दी थी? और बगल में बैठे हुए मुस्कुराते हुए जो फोटो खिंचवाई थी वो मित्रता में थी कि शत्रुता में थी? और उसके बाद राहुल गांधी जी उस समय बंगलौर में थे तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनको बोलना पड़ा था कि हमारे राज्य में अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट लाएगा तो हमें उसका स्वागत करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद ये कह रहे थे ये तो कंपनी फर्जी है, इसका तो विदेश से फलाना है, ढिमाका है, और उसके बावजूद आपकी राज्य सरकारें धड़ाधड़ प्रोजेक्ट देती चली जा रही थी। वो तो वो जांच वांच नहीं कर रही थी। फिर मैं कह रहा हूं, दिल्ली सच थी कि जयपुर सच था, दिल्ली सच था कि रायपुर सच था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने तो जो कुछ बोला, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर इनकी नकल किसी ने कर ली होती तो देश बर्बाद हो गया होता। मैं एक बात पूरी कर लूं आलोक जी, इन लोगों ने अपने उसमें वादा क्या किया था? 8,500 रुपए खटाखट हर परिवार की एक महिला को 1 लाख देंगे। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, भारत की राजस्व आय कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर हमारी आय है। और 32 करोड़ परिवार है, कह रहे थे 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद तनख्वाह कहां से देंगे? सड़क कहां से बनेगा? सेना को गोली और बंदूक कहां से मिलेगी? कुछ नहीं। यह है, अब तो मैं कहता हूं ना, आ गई सरकार, दो भाई 8,500 खटाखट जिन राज्यों में सरकार है। चलो राज्य के पास पैसा कम है तो थोड़ा दे दो मेरे भाई, 6,000 ही दे दो खटाखट। अच्छा ये बताओ, राजस्थान में 5,000 रुपए कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल गुजर गए, दे दिया क्या? खटाखट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कहा था बेरोजगारी भत्ता, दे दिया क्या? नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं, आप मुंह फुलाए फूफा नहीं है, आप तो बहुत बड़े बवालिया एलिमेंट हैं। इसलिए आप करेंगे कुछ नहीं, मतलब खाए पिएंगे कुछ नहीं, और बस जिसे कहते हैं ढरकाने का प्रयास करते रहे। जवाब दीजिए आलोक जी। आलोक जी दे दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमान के पास। देखिए, जो राज्य अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं वो बवाली हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। वो लोग किसी भी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के लायक नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। जो अपना हिस्सा मांगेगा वो बवाली राज्य हैं। आज पूरा विपक्ष साथ है और तमाम राज्य मांग रहे हैं, और तमाम विपक्ष के सीएम जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वो भी मांग रहे हैं। आपका कहना है पूरा विपक्ष जो अपना अधिकार मांग रहा है वो बवाली है, ये आपका कहना है। हम कहां से पैसा लाते ये हमने पहले बताया, जनता के बीच में गए हमने बताया कि 16 लाख करोड़ रुपए जो डबल ए का माफ हुआ वो हम खत्म करेंगे और उसमें आएंगे। अब आती है इन्वेस्टमेंट और अपने एसेट्स को बेचने में फर्क समझिए सुधांशु जी। कोई राज्य अगर कहता है कि अडानी या अंबानी या कोई भी बिजनेसमैन मेरे यहां पर राज्य में आकर इन्वेस्टमेंट करे, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है और एक होता है कि अंजना ओम कश्यप जी और आलोक शर्मा जी के टैक्स पेयर से बना हुआ एयरपोर्ट और बंदरगाह अपने मित्रों को दे दिया जाए। इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। यही हम फर्क समझाना चाह रहे हैं जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई क्या दिक्कत थी कि आप उत्तराखंड को अगर कुछ दे रहे हैं तो हिमाचल को देने में इतनी बड़ी बाढ़ आई, त्रासदी आई। सुक्खू जी ने आज इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। क्या आपको मतलब जहां पर आप हार जाते हैं, जहां के लोग वोट नहीं आपको देते हैं, आप उनसे दुश्मनी करने लगते हैं? आपका उत्तर प्रदेश ने 10 साल तक आपको सत्ता अगर किसी ने दी तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश राज्य था। 60-65 से ज्यादा सीटें आपको 2 बार दी। आज आपको सीटें नहीं दी क्योंकि आपने केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की, वहां पर बेरोजगारी चरम पर हो गई, तो आज आपने उत्तर प्रदेश को आप भूल गए। महाराष्ट्र में चाहे चोरी की सरकार है, भाई आपकी सरकार है, चाहे हत्याई हुई सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र ने क्या बुरा किया था कि विदर्भ के क्षेत्र के लिए क्या किया आपने? किसानों ने क्योंकि आंदोलन किया था उनका बजट घटा दिया आपने। अडानी को एयरपोर्ट देने पर उनका प्रश्न है, और दूसरा यह है कि जहां पर जनता आपको हराती है उस राज्य से आप मुंह मोड़ लेते हैं। जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, पहले इनको धन्यवाद दे दूं कि जो ये कहते थे कि वो मित्र जो हैं वो इलीगल कह रहे हैं, वो ये अब ये मान लिया इन्होंने वो लीगल इन्वेस्टमेंट इनके राज्यों में कर रहे हैं। यानी अब इन्होंने अपनी पार्टी को बवालिया खुद ही साबित कर दिया कि इनकी राज्य सरकारें जिसे लीगल इन्वेस्टमेंट कह रही थी, इसीलिए तो मैंने बवालिया बोला, उसे दिल्ली में इलीगल आप कह रहे थे। और आपके मुंह से निकला पोर्ट किसको? तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उनको पोर्ट पहले किसने दिया? राजस्थान के किसकी सरकार में मिला था मेरे भाई पोर्ट?
केंद्र और राज्य की सरकारों ने पोर्ट दिया था कि नहीं? भारत का पहला पोर्ट किसके सरकार में मिला था? और डबल ए में से एक ए का तो राडिया टेप का वो डायलॉग याद होगा ना, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, वो डबल में से ए दोनों ही तो शायद हमारी सरकार आने से पहले तो चांदनी चौक पे खोमचा लगाते थे। मतलब आपकी सरकार में वो कुछ थे थोड़ी, वो दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में से नहीं थे। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं दर्शकों से आज के दिन, आज तक मैंने इनको किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा है। इन्होंने सदैव विदेशी कंपनियों को फेवर किया है, वो चाहे बोफोर्स रही हो, वो चाहे होविट्जर रही हो, वो चाहे भोपाल गैस त्रासदी वाली यूनियन कार्बाइड रही हो, वो चाहे कोई भी विदेशी कंपनी रही हो। आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बोला है तो हमने 91 से लेके आज तक, रोका है तो हमने, पेप्सी और कोक तक के ऊपर नियंत्रण लगाया है तो हमने, कर्टेल किया है तो हमने। अब दर्शक समझ सकते हैं कि इनके जमाने में जो लोग दुनिया के टॉप 5 में पहुंच गए, उनके प्रति अब अचानक ही अगेंस्ट में क्यों हो जाते हैं और उसका फायदा किन देश की कंपनियों को देना चाहते हैं, यह बात इनको बता के जानी चाहिए आज की डेट में। देश की ही कंपनियों पर जो उंगलियां आप उठाते रहते हैं, फिर उनके साथ गलबैया भी आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब एकदम आलोक जी। मैं केवल ये कहूंगा कि अगर हमने कोई चीज दी तो बिडिंग के माध्यम से दी। बिडिंग के रूल और टेंडर के रूल बदलकर और दूसरों के यहां पर ईडी सीबीआई भेजकर हमने अपने मित्रों को, किसी को कोई एयरपोर्ट और बंदरगाह नहीं दिया। बॉम्बे का एग्जाम्पल सब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से तमाम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके अपने व्यापारियों की मदद की गई। यूनियन कार्बाइड के वकील तो शायद विदेश से आए होंगे, वो तो भाजपा के थे ही नहीं। पूरी तरह से भाजपा के लोगों ने यूनियन कार्बाइड को कैसे बचाया जाए उसके लिए प्रयास किया। आप बात करते हैं विदेशी कंपनियों की, अरे भाई आप लोगों के तो यहां एफडीआई के ऊपर ढोल पीटा जाता है। ऐसी ऐसी कंपनियां जो अमेरिका की, जिनके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, वो 5-5 लाख करोड़ के उत्तर प्रदेश के यहां पर तमाम बड़े बड़े वायदे करके और एमओयू करके भागकर चले गए। और यही गुजरात में, गुजरात समिट में हुआ था। पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। चाइना से एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है 10 साल में, ये पूरा देश जानता है। चाइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को छोटा सा जवाब देंगे। क्या हुआ था? सुधांशु जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बाकी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मृत्युंजय जी आपके पास मैं आती हूँ, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। मृत्युंजय जी, आलोक जी ने तो बताया नहीं, आप फैसला करके बता दीजिए। बिहार की थाली में जो गया है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि बिहार की प्लेट में तो आपने पकोड़े और जलेबी डाल दी। राबड़ी जी कहते हैं झुंझुना है। तो क्या मिला है बिहार को, झुंझुना मिला है या पकोड़े जलेबी? पहले डिसाइड कर लीजिए, बताइए। देखिए अंजना जी, जो भी बिहार को मिला है, ये कल के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ है। ये तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में स्वीकृत, प्रस्तावित, आवंटित, निर्धारित एवं क्रियाशील पुराने प्रोजेक्ट तथा सड़क एवं पुल निर्माण, पर्यटन उद्योग, एयरपोर्ट संचालन, सभी योजनाओं को रिपैकेजिंग करके बजट में उसे विशेष पैकेज, विशेष सौगात का नाम देकर ये क्या बताना चाह रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बिहार की बोली लगाई थी, कितना दूं, इतना करोड़ दूं, इतना करोड़, 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 9 वर्ष बीत गए, ये कहां है पता ही नहीं चल रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई मौकों पर कई बार इसे स्वीकार किया है कि उसमें कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिला। तो फिर यहाँ भी जुमलेबाजी, जैसे ये घोषणा हुई थी वही घोषणा ये साबित होगी। तेजस्वी यादव जी ने जब डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, तो उस समय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलकर के उन्होंने जो जो परियोजना कल बताई जा रही थी वो सब तेजस्वी यादव जी ने स्वीकृत करवाई थी। और ये ढोल पीट रहे कि हमने दे दिया। अरे 1,65,000 करोड़ वो कहाँ है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोली लगाई थी? और सबको पता है नैना जी कि प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए हाथ जोड़कर मांग की थी। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं मिला बिहार को। बिहार की जनता का जो वाजिब हक है
वो भी मार लिया गया। तिवारी जी, आप खड़गे जी को समझा दीजिए कि प्लेट में धूल है, पकोड़ा जलेबी नहीं है। देखिए आदरणीय खड़गे जी चूंकि जान रहे हैं कि अगर बिहार में मान लीजिए आज वो कह रहे हमने रोड में इतना दे दिया, पुल में इतना दे दिया, अरे भाई ये पूरे देश का 10% आबादी बिहार का है। तो पकोड़े जलेबी नहीं मिला है ना? ठीक है, नहीं मिला है, आप यही कह रहे हैं कि नहीं मिला है। राजीव रंजन जी आप बताइए, माना यह जा रहा है कि जो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश बाबू मांग रहे थे उससे पीछे हट गए, क्या वजह रही भाई, क्यों आप लोगों ने? और वो कह रहे हैं कि सब जितना जो आवंटन होता है नियम के तहत वही सबको जोड़ के बता दिया गया है इस विशेष पैकेज। देखिए सबसे पहली बात है नीना जी, ये बातें संसू जी ने भी कही और एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीतीश की टिप्पणी पर तेजस्वी का हमला। दरअसल नीतीश कुमार ने विधानसभा में सामने बैठी एक विधायक पर टिप्पणी की थी, उनके बजट को लेकर समझबूझ पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने यह हमला किया है। नीतीश की टिप्पणी पर हमला करते हुए कहा है महिला विरोधी सोच। इसका भी एक जवाब राजीव जी देते ही चलिएगा। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता नीतीश बन चुके हैं, ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। हाँ नीता जी, मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ बोलिए। देखिए ये अभी आपने भी दोहराया और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी पहले ही कहा कि पहले विपक्ष ये तय कर ले कि बिहार को कुछ मिला है या नहीं। देखिए ये सहकारी संघवाद या संघीय ढांचे की बात बार बार करने वाले लोग, ये बिहार की जनता को केवल ये बता दे कि 6 दशक तक कांग्रेस की सरकारें बनी, उन्होंने बिहार को माल भाड़ा समानीकरण, शेष रॉयल्टी की दरों में दोहरे मानदंड, हर पंचवर्षीय योजना, चूंकि अभी इन्होंने कहा कि व्यक्ति को इकाई मान करके, इनके कहने का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि सेंसस को आधार बना करके राज्यों का एलोकेशन होना चाहिए। तो ये बात तो बिहार के लोग पहले से कहते थे। उस दौर में कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? देश की दूसरी बड़ी आबादी होने का लाभ बिहार को मिला होता पहले, लेकिन ऐसे मानक अपनाए गए जिससे बिहार पिछड़ता चला। आज अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पक्ष में बिहार में वातावरण बना और मानकों के आधार पर जब ऐसा लगा कि इसमें फिर समय निकलेगा और बजट का समय है, बिहार को जो कुछ मिल सकता है उस दिशा में हम प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है बिहार का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और निसंदेह बिहार के 13 करोड़ लोग, कौन क्या बोलता है ये आने वाले चुनाव में जब इनका पूरी तरह से सफाया जनता करेगी, इसलिए कि बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान के खिलाफ बात करने वाले लोग, चाहे वो हेगड़े जी, ये खड़गे साहब हो या कांग्रेस के अन्य नेता, मुझे लगता है, या जो भी इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता है, उन्हें परहेज करना चाहिए। अगर 48 लाख करोड़ रुपए के बजटीय आकार 59 करोड़ रुपए के 59,000 करोड़ रुपए के आसपास बिहार को मिला और 15,000 करोड़ रुपए आंध्रा को मिला, तो ये जो पैमाना है समृद्धि का, विकास का पैमाना, जिस पर लगातार नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, जिन्होंने बार बार बिहार को एक पिछड़े राज्य के तौर पर माना, तो क्या एक समावेशी विकास की दृष्टि से जो पिछड़े राज्य हैं उनको विकास में आने का अवसर किसी सरकार को नहीं देना चाहिए? अगर ये नहीं देना चाहिए तो ये खतरनाक सोच है। इस सोच की वजह से कांग्रेस जमींदोज हुई है। अगर बिहार में कांग्रेस का नामलेवा नहीं बचा है तो ये एक बड़ी वजह है। आलोक शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं मैं जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ पूरा कीजिए, बात खत्म कर, पूरा कीजिए। दूसरी एक बात बताइए राजीव जी को, एक बार दिखाइए मेरे साथ। राजीव जी, अब हम लोग मान लें कि बिहार का एकदम कायाकल्प हो जाएगा, अब लोगों को सड़कें, पुल, शिक्षा व्यवस्था, सब चीज में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि अरे तिवारी जी ऑडियो आपका जा नहीं रहा है, काहे के लिए इतना चिल्ला रहे हैं? रुकिए ना, आ रहे हैं जी, इस बात से आप तिवारी जी आ रहे हैं। कि सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने हर वर्ष जीडीपी के ग्रोथ रेट में बेहतर हैसियत पाई और लगातार पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है। नहीं राजीव जी, मैंने तो आपको खुद कहा, राजीव जी, मैंने ये बात आपको कहा कि जो भी आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के
जो नतीजे हैं या जो नीति आयोग जिस तरह से निर्धारण करता है पिछड़े राज्यों की, उसकी पहचान में बिहार पिछड़ा राज्य है। इस बात को कौन नकार सकता है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे पास जो संसाधन थे, अगर हमने डबल डिजिट, अरे तो हम वही तो पूछ रहे राजीव जी आपसे कि अब जबकि आपको इतना पैसा मिला है तो इसका कुछ कीजिएगा, कुछ परिवर्तन नजर आएगा, या फिर 1 साल बाद वही बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, बिहार को एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए? क्या हुआ? मतलब टैंजिबल बिहार के लोगों को क्या मिला? एक बार कुछ कमिट तो कीजिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। क्या विश्वास? एक बजट आपका फरवरी में फिर आएगा और ऐसे बजटीय ऐलान की जरूरत बिहार को आगे भी है। बिहार बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं पैकेजेस का इस्तेमाल कर पाए, ये ज्यादा आपके लिए सोचने का विषय होना चाहिए। और हमें विश्वास हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। सीएम आपके हैं साहब। मैंने आपको कहा कि आप वही पैमाना रखेंगी कि हमने बेहतर किया या नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका पैमाना ये होगा भविष्य में कि आपने जो पैकेजेस दिए और जो हम लोगों से पूछा कि इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो इस पर बिहार की जनता की मुहर क्यों लगती है? क्यों नीतीश कुमार से बड़ा स्वीकार्य कोई नेता बिहार में नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने बिहार के 20 वर्षों की सियासत में ऐसा क्या किया है जिस पर जनता को यकीन है कि उनके हर फैसले पर वो क्यों मुहर लगाती है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है राजीव जी। और ये पहेली तो मैं ऑन एयर भी बोलती हूँ। पिछली बार भी एक वहां पर के पत्रकार जुड़े थे जिन्होंने कहा पुरानी बात हो गए नीतीश कुमार। मैंने कहा नहीं भाई साहब, एक बार फिर उतनी ही सीटें लेकर आए हैं जितनी बीजेपी को आई है। आरजेडी भी कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई। नीतीश कुमार की ये पहेली है जो बिहार की जनता को समझना है, जो कि कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाते हैं, लेकिन सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, घसीटते हैं और उसके बाद से फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, जनता का समर्थन मिलता है उन्हें। ये बात तो है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं भी चुनाव के वक्त हर राज्य में देश के पहुंचती हूं। जो बिहार की आज भी हालत है अन्य राज्यों के मुकाबले, राजीव जी मैं आपको कह रही हूं, निकल के देखिए कोई भी राज्य, उन राज्यों के मुकाबले स्थिति बहुत पिछड़ी है, कई दशक पीछे है बिहार। एक बार आलोक जी उनकी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मलुक नागर साहब मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, आपकी सोच ही बिहार विरोधी है। सबसे पहले आपकी सोच ही बिहार विरोधी है, वरना ये क्या तरीका होता है सर? बिहार को मिला तो उस पर कहें कि उनके प्लेट में आपने पकोड़े जलेबी डाल दिया, इसका क्या मतलब है? मैं उत्तर देता हूं। हमारी सोच हमेशा से बिहार और बिहारियों के पक्ष में रही। हमने 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में जितना दिया बिहार में उसी का मैक्सिमम विकास हुआ, लेकिन उसके बाद क्या मिला और क्या नहीं मिला वो पूरे देश ने देखा। आज 10 साल से क्या मोदी जी ने एक्स्ट्रा दे दिया था वो जरूर बता के जाइएगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले कहूंगा कि जेडीयू के प्रवक्ता ललन सिंह जी की तरफ से और नीतीश कुमार जी की तरफ से, दोनों की तरफ से महिलाओं के लिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है, महिलाओं के ज्ञान के ऊपर और महिलाओं की बुद्धि के ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, अंजना जी अगर ये किसी कांग्रेसी ने कह दिया होता तो शायद आप सबसे पहले माफी मेरे से मंगवाती। आप स्वयं महिला हैं, आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए था कि क्या बिहार की महिलाएं बजट समझने लायक नहीं है? क्या बिहार की महिलाएं या बिहार की एमएलए या एमएलसी या सांसद या मुख्यमंत्री जो रही हैं, क्या वो बिहार के बजट को या बिहार के तमाम चीजों को नहीं समझ सकती हैं? क्या संसद के बजट को नहीं समझ सकती हैं? लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने सीनियर लोग दोनों थे और दोनों ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं, इनको ऑन एयर माफी मांगनी चाहिए। अब पहली बात तो यही है कि हम तो राजीव रंजन जी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। एक सेकंड रुक जाइए आलोक जी, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और नीतीश कुमार ने भी जो विधानसभा में बोला था उसको मैं भूली नहीं हूं, उसी के कंटिन्यूटी में देखती हूं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। और आलोक जी को मौका मिल गया एक ट्यूशन क्लास लेने का, क्योंकि ये लोग रोज हम लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दीजिए। आखिर आपके नेता को हो क्या गया है? क्या प्रॉब्लम है उनकी? क्या प्रॉब्लम है राजीव जी? देखिए सबसे पहले देश से खड़गे साहब माफी मांगे। एक संघीय ढांचे की वकालत बार बार करते हैं, लेकिन बिहार के लिए पकौड़े और जलेबी जैसे शब्द बिहार को जिस तुच्छता का एहसास वो कराना चाहते हैं, इसका जवाब तो करारा जवाब बिहार की जनता राजीव जी मत भटकिए, ये तो आपने बोल दिया। नहीं आप फिर वही लच्छेदार जलेबी बना रहे हैं। बड़ा सवाल है। टॉपिक दूसरा जो था राजीव जी, दूसरा प्रश्न था नीतीश कुमार के व्यवहार पर।
अब वो सीरियल ऑफेंडर हो रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने पहले भी जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, मैं तो सुन के यकीन नहीं कर पाई कि वो आदमी किसी राज्य का मुख्यमंत्री है जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने, सुनिए सर, एक महिला विधायक की बजट पर समझ को लेकर इस तरह की बात करना, ये क्या तरीका है सर? क्या प्रॉब्लम क्या है आपके नेता में? के बाद दूसरे प्रवक्ता से आप पूछेंगी जवाब, मुझे वक्त तो दीजिए 30 सेकेंड। देखिए, सबसे पहली बात, आपके शो में नीतीश कुमार जी के विजुअल्स आपने दिखाए थे जब उन्होंने पिछली बार अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी, और मैंने खुद कहा था ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था और उन्होंने ये महसूस किया था, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। इस देश के अनेक राजनेताओं के बड़बोले बोल हम लोग सुनते हैं, वो कभी माफी मांगते नहीं है। ये साहस और ये आत्मबल नीतीश कुमार जी का था कि उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके व्यक्तित्व और उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन किसी बार बार निष्कर्ष तक नहीं पहुंची ना। अगर वो सीरियल ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, रिपीट ऑफेंडर जैसी, अरे है ना, जैसे शब्दों का कोई औचित्य नहीं। नहीं, कैसे नहीं है सर? वो राज्य के एक महिला बजट क्या समझेगी? क्या बोल रहे हैं वो राजीव जी? बिहार की महिलाएं जानती है, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है उसको बिहार की जनता, सोच को बदले ना, इस तरह की भाषा ना बोले किसी महिला के लिए। लेकिन मुझे लगता गलत है वो गलत है राजीव जी। हाँ। जब आवश्यकता हुई, उन्होंने जब महसूस किया था, उन्होंने खुद माफी मांग ली थी। और इसीलिए आज मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए मेरी सलाह है, उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी बिहार की जनता से मंगवानी चाहिए। कि ठीक है मलुक नागर साहब, अब रुक जाइए आलोक जी, समय मेरे पास सीमित रहता है, थोड़ा सा रुक जाइए। मलुक नागर साहब अभी तक एक बार भी शामिल नहीं हुए, कुछ ही देर बचा है मेरे डिबेट शो में। मलुक नागर साहब, माफी के साथ थोड़ा लेट हो गया आप तक पहुंचने में, लेकिन कुल मिलाकर आज तस्वीर यह है, वो कह रहे हैं कि बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, यूपी को नहीं दिया। आप यूपी वाले साथी हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अंजना जी, पहले तो आपस में ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या आज की तारीख में जो विपक्ष है, ये तय कर लें। इनके कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार को बहुत कुछ दे दिया, आपस में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया, आंध्र प्रदेश को बहुत दे दिया, और बिहार के लोग, इनके ही कांग्रेस के ही साथी कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, झुंझुना दे दिया। उधर से जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कहते हैं बिहार को जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए। तो पहले ये तय कर लें कि बिहार को ज्यादा दिया या कम दिया। जहां तक बात है, जो साफ दिख रहे हैं, जो आज तक के सारा स्क्रीन पे चल रही है, जो पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि करीब करीब मिलता जुलता पूरे देश में हिस्से सिर्फ बांटा है। और जो सबसे बड़ी पहल माननीय प्रधानमंत्री ये सरकार ने करी है, जो बेरोजगारी के लिए जो बार बार इस समस्याओं को उठाते हैं, कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जो 5 मुद्दों को दूसरों को सबको मिला के करीब 2 लाख करोड़ दिए हैं, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव देहात के जो किसानों के, जो पिछड़ों के, दलितों के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की, अंदर खत्म कर रहा, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जो पूरा ऊपर से लेके पूरे देश में गांव तक फैलाया है, उससे लड़के लड़कियां ट्रेंड होकर अपने कंपटीशन पे आके जगह जगह। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से, उसके बाद सुधांशु जी से कंक्लूडिंग रिमार्क। जी मलूक जी, आलोक जी। देखिए मैं केवल यही कहूंगा कि समर्थन की कीमत दी गई है। ये कोई बिहार के ऊपर इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। अगर बिहार के ऊपर आपको लगता है कि विकास के लिए पैसा चाहिए था, तो 10 साल तक आप क्यों खामोश बैठे थे? 10 साल तक क्यों नहीं कोई विशेष पैकेज दिया? 10 साल तक क्यों नहीं आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया? ये समर्थन की कीमत है। दूसरी चीज, बार बार राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए था। अरे भाई, कोई फार्मूला तो बना होगा। क्या राज्यों को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसी के भी कोई फार्मूला बना होगा कि इस बार बिहार इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है और इस बार आंध्र प्रदेश को इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है? वो फार्मूला सुधांशु भाई मुझे बता दें। मेरी नॉलेज में तो केवल यह है कि सीधा आपका फॉर्मूला क्या था? राज्यों को आवंटन में आपका फॉर्मूला क्या था, सीधा बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। एक बात, पहली बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं तो आज भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एयरपोर्ट सिर्फ केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार आने से पहले 2 केवल फंक्शनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 7 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं और कुल मिलाकर 14 होने वाले। फार्मूला बताता हूं। फार्मूला यह था कि वो राज्य जहां पर की बाढ़ की समस्या सीमा पार से आती है,
अर्थात जहां से बाढ़ का ओरिजिन है वहां पर नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, उन्हें विशेष व्यवस्था दी जाए, जिसमें सबसे बड़ा राज्य बिहार है और दूसरे नंबर पे असम है। यहां की नदियों में जो बाढ़ आती है वो सीमा पार से आती है। दूसरा फार्मूला यह था कि एकमात्र राज्य बताएं जिसकी राजधानी अभी तक बनी नहीं है, बताएं ना, कोई एक राज्य बताएं जिसकी राजधानी बनी नहीं पाई हो, क्योंकि वहां सत्ता बदल गई, फिर बीच में ना आगे बढ़ा था, तो उस आधार के ऊपर आंध्र प्रदेश को दिया गया। और सहयोग तो देखिए कि यही जिन राज्यों में सबसे ज्यादा जरूरतें थी उन्हीं का साथ आपको मिला हुआ है सरकार चलाने के लिए। बहरहाल इसी के साथ बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख रहिए आज तक।